माई मिस्टीरियस वाइफ इसके अगर आगे के एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल नेम माई मिस्टीरियस वाइफ। इस चैनल पर 2600 मेंबर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 531 वकील का लेटर। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका के घर पर ना होने का फायदा उठाते हुए नताशा ठंड में एक नाटक करती है ताकि श्रवण जी और सीता जी का दिल पिघल जाए और वह लोग उसे माफ कर दे। अब आगे बेटी नताशा के बेहोश हो जाने पर चिल्ला रही थी और वही श्रवण जी और सीता जी के मन में काफी मिक्स इमोशन उमड़ रहे थे। ठीक उसी वक्त रीना लिविंग रूम में आए और उसने कहा, मैडम कुछ हुआ है। और फिर उसने सीता जी को एक एनवेल दिया। बाहर नताशा को होश आ गया था और वह अभी भी घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसके दांत ठंड की वजह से किटकिटा रहे थे। मिस नताशा, आपको ठंड लग रही है, मैं आपके लिए कोट लेकर आती हूँ। बेटी ने इतना कहकर उठने की कोशिश की मगर नताशा के कोल्ड हाथ ने उसे रोक दिया और उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने जानबूझकर पतले कपड़े पहने थे इस उम्मीद में कि इससे उसके पेरेंट्स का दिल पिघल जाएगा। जितना वह ठंड में सफर करेगी, जितना वह कमजोर देखेगी, उतना ही उसके ज्यादा चांस है कि उसके पेरेंट्स उसे माफ कर देंगे। ठीक थोड़ी देर में मैनन हाउस का बड़ा सा दरवाजा तेजी से खुला और सामने श्रवण जी और सीता जी खड़े दिखाई दिए। सर और मैडम है वहां पर, वह लोग आपको अंदर ले जाने के लिए आए हैं। बेटी के चेहरे पर चमक आ गई खुशी की और उसने तुरंत अपनी आंखों से आंसू पर पोंछे। वह जेन्युइनली नताशा के लिए खुश थी और जैसे ही नताशा ने अपने पेरेंट्स को देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि उन्हें अभी भी उसकी फिक्र है। एरिक ठीक कह रहा था, बस उसे उनके सामने मासूम और बेचारी बनना है। वह लोग इतने हार्टलेस नहीं हो सकते। पहले जानबूझकर उसने मोटी दिखने वाली लेकिन अंदर से खोखली और कमजोर छड़ी चुननी थी इस उम्मीद में कि अगर उसे छड़ी से मार खाता हुए छड़ी जल्दी ही टूट जाएगी तो उसे इस तरह देखकर उसके पेरेंट्स उसे मैनन हाउस में वापस ले जाएंगे और लगता है कि उसकी स्कीम काम आने वाली है। बाहर की बारिश तेज होती जा रही थी। सीता जी लंबे कदमों के साथ उसकी तरफ आ रही थी और श्रवण जी ने उनके लिए छाता पकड़ा हुआ था। नताशा ने उन लोगों को आते हुए देखा तो वह जानबूझकर बेटी से कमजोर आवाज में बोली, वह छड़ी टूट गई है, अपना हाथ का इस्तेमाल करो और मेरे चेहरे पर तेज थप्पड़ मारो। क्लियरली वह ये बात वह श्रवण जी और सीता जी को सुनना चाहती थी। मिस नताशा, बेटी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी और उसने डरते हुए कहा, आप ऑलरेडी बहुत ही बीमार हैं और मैं आपको मार नहीं सकती। जल्दी करो। नताशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पेरेंट्स नजदीक आने लगे तो उसने डेस्परेटली रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे मेरा सबक सिखाने दो। मुझे पूरी जिंदगी याद रहना चाहिए कि मेरी गलती कितनी बड़ी थी। अगर तुम यह नहीं करोगी तो मैं कैसे शांति से रह पाऊंगी। सीता जी वहां जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। फाइन, मैं खुद अपने आप को सजा दे देती हूँ। नताशा अपने आप को मारने का नाटक करने ही वाली थी लेकिन अगले ही सेकंड सीता जी ने अपना हाथ उठाया और एक तेज थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। नताशा हैरान हो गई, यहाँ तक कि बेटी भी शौक के मारे अपनी जगह पर जम गई। हो क्या रहा है? क्या उसकी मैडम यहाँ मिस नताशा को घर में वापस ले जाने नहीं आई है? वह उन्हें यहाँ का थप्पड़ क्यों मार रही है? वह देख सकती थी कि उसकी मैडम ने पूरा जोर लगा दिया था उसे थप्पड़ में, क्योंकि नताशा का चेहरा थप्पड़ की वजह से पूरी तरह से लाल और फूल गया था और उस पर 5 उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन सीता जी का शायद एक थप्पड़ से नहीं हुआ था। उन्होंने अगले ही सेकंड एक और थप्पड़ नताशा के दूसरे गाल पर तेजी से मारा और उस थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजने लगी और जो 2-3 सर्वेंट गार्डन के आसपास सब कुछ देख रहे थे वह लोग भी हैरान हो गए। यहाँ पर हो क्या रहा है? उन्हें लगा कि सर और मैडम मिस नताशा को वापस ले जाने के लिए बाहर आए हैं। वह थप्पड़ का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि नताशा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह उस बारिश वाली जमीन पर गिर गई और सोचने लगी कि क्यों उसकी माँ ने उसे मारा। और वही सीता जी गुस्से में कांप रही थी। उन्होंने वह मोटा सा इनवेल नताशा के चेहरे पर फेंक दिया। नताशा को थोड़ा वक्त लगा अपने आप को शांत करने में और जब उसने उसे उठाया तो पता चला कि वह एक लॉयर का लेटर था मिस किकी की तरफ से। वह लेटर ही लगभग 2 पेज जो जितना लंबा था और उसके अलावा उसमें और भी कई सारे प्रिंट आउट पेज के अटैच किए हुए थे। वह नताशा के ऑनलाइन घटिया कमेंट्स के स्क्रीनशॉट थे जो उसने समर नाम की सिंगर के लिए किया था, यहाँ तक कि घटिया बातें भी जो वह समर के फैंस के साथ कर रही थी और उन्हें गालियां दिए जा रही थी। वह कुछ कमेंट इस तरह के थे, कॉन्सर्ट में इतनी ज्यादा शोर हो रहा था, कोई इतना फ्लोलेसली इसमें कैसे गा सकता है? ये पक्का प्री रिकॉर्डेड आवाज ही होगी। वह आवाज जो हम सबने सुनी वह प्रोसीड थी। मुझे समर पर्सनली जानती है और उसकी रियल आवाज कुछ स्पेशल नहीं है। वह तो पब्लिक में गाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, वह बस लिपसिंग कर रही थी। मैं समर को जानती हूँ और वह मेरी दूर की रिश्तेदार है। न सिर्फ उसकी सिंगिंग मीडियोकर है बल्कि उसके मास्क के पीछे का उसका चेहरा भी बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। सिर्फ उसकी आंखें ही खूबसूरत है। ओवरऑल वह मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। उसके लिरिक्स कंपोजिशन उसके खुद के नहीं है। उसके पास एक पूरी टीम है उसके पीछे और मुझे यह मत पूछना कि मुझे ये सब कैसे पता। बस इतना ही नहीं थे बल्कि उसके ऑनलाइन झगड़ा जो वह समर के फैन के साथ कर रही थी, उन सबको भी एक एक करके स्क्रीनशॉट लिया गया था। समर सचमुच गाना नहीं गा सकती है। न सिर्फ वह बदसूरत है बल्कि उसके पास कोई टैलेंट भी नहीं है। क्या आजकल हम लोग सच भी नहीं बोल सकते? मैं सच में उसे जानती हूँ। वह कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है। अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम लोग खुद पता लगा लो। मुझे उससे जलन होगी। क्या मजाक है? वह बहुत ही बदसूरत है। तुम सबके दिमाग काम करना बंद कर चुके हैं। अरे अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। क्या तुमने खूबसूरत लड़कियों को देखा है? तुम लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं तुम सब के, जो तुम समर जैसे कचरा को सपोर्ट कर रहे हो।
हाँ, हाँ वह कचरा ही है और मैंने कहा तुम लोग इस बारे में क्या कर लोगे? तुम लोग भौंकने वाले कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं हो, बस भौंकते रहो। मैं बहुत ही मजबूत दिल की लड़की हूँ, मुझे तुम लोगों से डर नहीं लगता। अगर तुम लोगों को मुझे इतना ही लड़ने का मन कर रहा है तो आ जाओ मेरे घर पर। मुझे डर है कि मेरा स्टेटस ही तुम लोगों को इतना डरा देगा कि तुम लोग कभी मेरे सामने नहीं आओगे। ऐसे और भी कई कमेंट थे और झगड़ा थे नताशा के। नताशा ने पूरा नहीं पढ़ा था मगर वह जानती थी कि उसने क्या पोस्ट किया था। उसने सीता जी की साड़ी पकड़ ली और एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मगर सीता जी पीछे हट गई और काफी घिन भरी टोन में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा बोलो। ऊपर ऊपर से तुम ऐसे नाटक कर रही हो जैसे तुम्हें बहुत अफसोस है, मगर हमारी पीठ पीछे तुम्हारी हरकतें अभी भी वैसे ही है। मॉम, नताशा ने उनकी तरफ देखा और अपने चेहरे पर शोक लाते हुए बोली, समर मेरी बहन है। मुझे सचमुच कोई आइडिया नहीं था, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। मैं तो मेन हाउस में थी ही नहीं, गेस्ट हाउस में लॉक थी। बुरा फील करते हुए जब मैंने समर के इस गाने की वीडियो देखी, मुझे पहले पहले उसकी आवाज बहुत खूबसूरत लगी, फिर मुझे कुछ डाउट हुए तो मैं बस कमेंट कर, और आखिर में जब समर के फैंस मुझे बुरा भला बोलने लगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन पर गुस्से में मैं कुछ भी बोल गई। मुझे नहीं पता था कि वह सचमुच मेरी बहन है। सचमुच आपको मेरा भरोसा करना होगा। नताशा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह रो रही थी। उसके चेहरे पर इनोसेंस और उदासी नजर आ रही थी। तुम्हें नहीं पता कि समर तुम्हारी बहन है, लेकिन तुमने तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से सबको ऑनलाइन बताया था कि तुम उससे जानती हो और वह कॉलेज की फ्रेशर है। सीता जी की आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। तुमने उसे कचरा कहा, मॉन्स्टर कहा और उसके बनाए हुए गाने और लिरिक्स का भी मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि उसने चोरी की है और यह खुद नहीं लिखा है। तुम सचमुच डिसअपॉइंटमेंट हो हमारे लिए, अब हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब नताशा ने अपनी माँ की यह सारी बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, मैं बस कुछ भी बोल रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यह अनु ही समर है। लोगों को जो मर्जी करे वह लोग ऑनलाइन बोलते हैं, मैं बस कुछ भी बकवास कर रही थी। मॉम, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, भले ही आप मुझ पर किसी और मामले में भरोसा ना करें, मगर इसमें करना होगा। मैं सचमुच इस बार इनोसेंट हूँ। सीता जी ने उसे रोते हुए देखा और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने कोल्डली कहा, जब तक अनु नहीं आ जाती तब तक इंतजार करो। एक बार वह वापस आ जाए तो पूरी फैमिली के सामने तो मुझे माफी मांगेगा और उसके बाद अपनी चीजें पैक करके तुम्हें इस घर से जाना होगा। नताशा ने ब्लैंकली सीता जी की तरफ देखा। उसकी माँ जो उसे राजकुमारी की तरह रखती थी और अब उसे घर से निकलना चाहती है। न सिर्फ उसे घर से निकालना चाहती है बल्कि जाने से पहले उसे अनामिका से माफी भी मांगनी होगी, और वह भी पूरे परिवार के सामने। पूरा परिवार, यहाँ तक कि उसके दादाजी दादी माँ, नाना नानी, उसके मामा मामी, सब लोग। क्या वह उसे घर से निकालने से पहले उसकी डिग्निटी पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है? मोम, आप मुझे घर से निकाल रही हैं। आप मुझे और नहीं चाहती। नताशा की आवाज में उदासी नजर आ रहा था। आपने एक बार कहा था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं हमेशा आपकी प्रिंसेस रहूंगी। आपने ये भी कहा था कि भले ही मेरी बहन वापस आ गई है लेकिन आप हम लोगों को इक्वली ट्रीट करेंगे और मेरी शादी करवाएंगी और मेरी शादी में मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम ये सारी चीजें मुझे बोल सको? सीता जी ने उसे पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने ये सब कुछ खुद अपने साथ किया है। वह लोग उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, मगर उसने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उनकी पीठ पीछे उनकी बेटी को हर्ट करती रही। कई बार पकड़ी गई लेकिन बस उनके सामने गए कमजोर, मासूम और झूठी माफी का नाटक करके बच जाती थी। क्या तुम अभी अभी थोड़ी देर पहले इतनी कमजोर नहीं थी कि सामने रखी छड़ी को भी नहीं उठा पा रही थी और जमीन पर गिर रही थी? अब तुम्हारे इतने अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई जो तुम मुझसे बहस कर रही हो? सीता जी की टोन में सरकेशम साफ नजर आ रहा था। तो हैरान होते हुए नताशा ने अपनी माँ को मुड़कर वहां जाते हुए तो देखा, तो डेस्परेटली आगे की तरफ फ्लिप की और उनका पैर पकड़ लिया, जिसकी वजह से सीता जी लड़खड़ा गई। अगर श्रवण जी वहां नहीं होते और उन्होंने उन्हें वक्त पर नहीं पकड़ा होता तो वह पक्का बहुत ही बुरी तरह गिरती। मॉम, प्लीज मुझे अपने आप से अलग की मत कीजिए। मुझे सचमुच नहीं पता था कि अनु ही समर है। नताशा की आंखों से नदियों की तरह पानी बह जा रहा था। घर में किसी ने मुझे बताया है ही नहीं। मैं को भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता था। आप ऐसी किसी चीज का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगा सकती जो मैंने नहीं किया। चलिए यहाँ से। सीता जी अब उसका कोई एक्सप्लेनेशन सुनने के मूड में नहीं थी। मॉम, नताशा लगातार रोए जा रही थी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? यह मेरा घर है। आप और डैड दुनिया में सबसे नजदीक रहे हैं मेरे। मैं आप लोगों के बिना कैसे जी पाऊंगी? तुम अभी भी सच नहीं बोलोगी? सीता जी अब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी उससे और उनके दिल में ठंडक में जगह ले ली थी। अगर नताशा सच बोल देती तो शायद उसकी माँ होने के नाते वह इतना डिसअपॉइंट फील नहीं करती जितना वह इस वक्त कर रही थी। मैंने कहा छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। इतनी बारिश में रहने की वजह से नताशा को ठंड लग रही थी और वह बहुत ही बुरी तरह कांप रही थी, मगर उसने फिर भी सीता जी का पैर पकड़ा हुआ था और वह मासूम बनकर रोए जा रही थी। मॉम, आप हमेशा ही मेरी मॉम रही है। आप मुझे मार सकती है, डांट सकती है और जो चाहे वह सजा दे सकती है, बस प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। तुम क्या देख रही हो? खींचो इसे। सीता जी की ठंडी नजरें बेटी के ऊपर गई तो बेटी ने तुरंत नताशा को दूर करते हुए कहा, मिस नताशा मैडम को इस तरफ करने से बस उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर आपको कुछ कहना है तो प्रॉपर्ली बाद में, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नताशा को भरोसा नहीं हो रहा था कि यह बेवकूफ इस वक्त पर भी उसे रोक रही है और उसके बिहाफ पर रिक्वेस्ट करने की बजाय उसे पीछे खींच रही है।
सीता जी मुड़ी और वहां से जाने लगी। उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि वह इस वक्त कुछ भी सुनना चाहती हैं। नताशा, सचमुच तुमने हमारा दिल तोड़ दिया, तुम कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। श्रवण जी ने आखिरी बातें कही और फिर सीता जी को फॉलो करते हुए मेनन हाउस में चले गए। जब दरवाजा बिना किसी दया के उनके पीछे बंद हो गया तो नताशा कुछ कदम करोल करते हुए चिल्लाई, मॉम डैड। आगे कहानी में क्या होगा और जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। माई मिस्टीरियस वाइफ इसके अगर आगे के एपिसोड 6 तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल नेम माई मिस्टीरियस वाइफ। इस चैनल पर 2600 मेंबर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 532 खतरनाक समीर। अब तक आपने पढ़ा कि नताशा की हरकतों की वजह से श्रवण जी और सीता जी का दिल पिघलने वाला होता है, मगर मिस किकी के लॉयर वाला इनवेल्व मिलने के बाद वह लोगों से पक्का घर से निकलना का फैसला कर लेते हैं और कोई दया नहीं दिखाते हैं। अब आगे लिविंग रूम में एरिक ने देखा कि नताशा रोए जा रही है मगर वह सब कुछ यूजलेस है, तो सीता जी और श्रवण जी के पास जाते हुए वह बोला, सर मैडम, तुम उसके बिहाफ पर रिक्वेस्ट करने की उम्मीद भी मत करना या फिर तुम भी उसके साथ बाहर जा सकते हो। सीता जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि उसे अपनी गलती के एहसास हो गया है, मगर वह बस हमें बेवकूफ बना रही थी और माफी मांगने का नाटक कर रही थी और फिर पीठ पीछे हमारी बेटी की इंसल्ट कर रही थी, जैसे कि कचरा, चोर और भी पता नहीं क्या क्या घटिया बातें बोली उसने हमारे अनामिका के बारे में। कहाँ गए वह मैनर जो 18 सालों में हमने उसे सिखाए थे? क्या उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत या फिर बोलने का तरीका नहीं है? श्रवण जी को भी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि वह हमारे लिए एक अजनबी बन जाएगी। वह भी सीता जी को फॉलो करते हुए ऊपर जाते हुए बोले, मुझे नहीं लगता कि वह बदलने वाली है, एक बार वह अनु से माफी मांग ले तो हम उसे घर से निकाल देंगे। अब वह किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं रह सकती। सीता जी भी इस बात से एग्री करती थी क्योंकि उन्होंने रिसेंट इवेंट्स के बारे में सुनकर और देखकर नताशा की हरकतों और करैक्टर के बारे में अच्छे से जान लिया था, वह लड़की नहीं बदलने वाली है। वही नताशा को ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया है। वह बारिश में घुटनों के बल बैठी हुई थी, ठंड के मारे उसकी बॉडी नम हो गई थी। जब तक उसकी पूरी बॉडी से सारी फीलिंग्स नहीं चली गई, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके पेरेंट्स ने एक्चुअली उसे घर से निकालने का फैसला कर लिया है। 18 साल लोगों का उनका जो प्यार था वह उसकी आंखों के सामने आकर गुजरने लगा, जैसे वह कल की ही यादें हो। भले ही एरिक ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि शायद न्यू ईयर के फेस्टिवल के बाद उसके पेरेंट्स उसे परिवार से निकाल देंगे, लेकिन उनके मुंह से यह बात वह खुद सुनने के बाद और थप्पड़ खाने के बाद यह एक अलग ही चीज थी। वह बहुत ही ज्यादा उदास थी। उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया था, जो कभी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वह लोग पूरी जिंदगी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसे फेयरली ट्रीट करेंगे, लेकिन वह सब कुछ झूठ था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उसकी बॉडी उस ठंड में कांप रही थी और एरिक जो अंदर से सब कुछ देख रहा था वह बहुत ही उदास फील कर रहा था। नताशा को कोई आइडिया नहीं था कि कितने वक्त तक वह इस बारिश में भीगते हुए और ठंड में घुटनों के बल बैठी रही, जब तक वह गिर नहीं गई और बेहोश नहीं हो गई। जिसे देखकर एरिक पैनिक करते हुए सीता जी के पास जाकर बोला, मैडम, मिस नताशा 3 घंटे से बारिश में घुटनों के बल बैठी हुई थी और ठंड की वजह से वह बेहोश हो गई है। सीता जी डिनर के लिए बैठी हुई थी, मगर एरिक की बातों से उनका दिल बिल्कुल नहीं पिघला और उन्होंने अपना डिनर करना जारी रखा जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। सर, क्या आप मिस नताशा को एक और मौका नहीं दे सकते? एरिक ने श्रवण जी की तरफ मुड़ते हुए पूछा, जो यूजुअली बच्चों को लेकर थोड़े सॉफ्ट दिल के पड़ जाते थे, मगर इस बार श्रवण जी भी कुछ नहीं बोल रहे थे। वह सिंपली चुपचाप बैठकर डिनर कर रहे थे। इस मूवमेंट पर बेटी किचन से निकली है अपने हाथ में नताशा के लिए खाना लेकर, तो ये देखने के बाद सीता जी ने कोल्डली कहा, आज के बाद से उसे खाना भेजने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी हिचकिचाए और उसने डरते हुए पूछा, मगर अगर मैं खाना नहीं लेकर जाऊंगी तो मिस नताशा खाएगी क्या? क्या उसके पास अपने हाथ नहीं है? क्या वह अपने लिए खाना नहीं बना सकती? सीता जी ने अपना खाना खाते हुए कैजुअली कहा, जब तक अनु लौट कर नहीं आ जाती तब तक कोई भी उसको लेकर परेशान नहीं होगा और ना ही उसकी केयर करेगा। उनकी बात को सुनने के बाद बेटी और एरिक ने एक दूसरे की तरफ हिचकिचाते हुए देखा और फिर खाना वहीं रख दिया और अपना सर झुकाकर वहां से चले गए। और वही सीता जी की आंखों के सामने पुरानी कुछ यादें घूमने लगी। नताशा की वह खूबसूरत स्माइल, उनकी अच्छी यादें, लेकिन तभी वह बुरे शब्द भी जो सेक्रेटली अनामिका को कहती थी या फिर जो उसके बारे में बुरा बोलती थी वह भी उनके दिमाग में आने लगा। उसके बारे में भूल जाओ, श्रवण जी ने उन्हें खाना सर्व करते हुए कहा, हम उसके साथ बहुत ही जेनरस हो गए थे, इस वजह से वह इस हद तक गिर गई है। अब हमें सख्त होना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि क्या अनु पहुंच गई होगी। सीता जी ने सोचा क्योंकि बेटी एब्रॉड अकेले गई है, तो उन्होंने अपना फोन निकाला और उसे एक मैसेज भेजा और वही अनामिका जो अभी अभी प्लेन से उतरी थी, उसे तुरंत अपनी मां का वोम और चिंता से भरा हुआ मैसेज मिला और रिप्लाई देने के बाद उसने जल्दी से ऊपर देखा तो उसे अपना बेलोरिया का राइट हैंड इंसान हरीश उसे पिक करने के लिए आया हुआ दिखाई दिया। बस हरीश अपने आप को नोटिस करने से रोक नहीं पाया कि अनामिका में कुछ डिफरेंट है। जैसे ही उसने उसे देखा, न सिर्फ उसका फैशन बदल गया है बल्कि उसका यूजुअली कोल्ड और बिल्कुल शांत हो गया है और उसकी बॉस की आंखों में एक अलग ही चमक और रिफाइंड ग्रेस है। उनको देखकर किसी की भी एक बार के लिए सांसें रुक सकती थी।
हरीश, जिसे अपनी बॉस के प्रेजेंट में काम करने का मौका बहुत कम मिलता था, वह अपनी बॉस को देखकर अपनी गुफी इनोसेंट स्माइल छुपा नहीं पा रहा था। उसे हमेशा ही शिव और विक्रम से जलन होती थी, जो हमेशा उसके बॉस के साथ ही रहते थे और उनके साथ मिलकर खतरों का सामना करते थे, जबकि उसे काम के लिए हमेशा दूर भेज दिया जाता था। वह हमेशा अपनी कुछ दोस्तों से ही बॉस से रिलेटेड कुछ बातें जानता था और रिसेंटली उसने अपनी बॉस की लव लाइफ के बारे में गॉसिप सुनी थी। गाड़ी में बैठते ही हरीश ने सिचुएशन रिपोर्ट करते हुए कहा, बॉस, हमें अभी भी वह एस आइलैंड मिला नहीं है। वह आदमी समीर हमें बेचने के लिए तैयार नहीं है और बिना उसकी मर्जी के हम उसे कैसे खरीद सकते हैं। एस आइलैंड पर एक बहुत ही यूनिक क्लाइमेट और काफी अच्छा एनवायरनमेंट वाला था, जो बहुत सारे अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां उगाने के लिए परफेक्ट था और उसके अलावा कुछ रेयर जड़ी बूटियां वहां पर पहले से ही उगती थी, जो अनामिका की रिसर्च में बहुत है क्रुशियल साबित हो सकती थी। अनामिका हाल फिलहाल में एक नई मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रही थी, जिसके असर के लिए उनके पास ऐसी जड़ी बूटियां थी जो सिर्फ 80% ही ठीक असर कर सकती हैं। लेकिन उस आइलैंड पर ऐसी अननोन जड़ी बूटियां थी जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और उन्हें बस मामूली घास से समझते हैं, जबकि वह कई इलाजों के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती साबित हो सकती थी। अनामिका ने उम्मीद की थी कि वह आइलैंड वह एक ठीक ठाक प्राइस में खरीद लेगी, जिस वजह से वहां के नेचुरल हर्ब्स उसे मिल जाएंगे और वह अपने कुछ सेंसिटिव प्लांट्स भी वहां के अच्छे एनवायरनमेंट की वजह से वहां लगा पाएगी, ताकि उसे रिसर्च में मदद हो। लेकिन लगता है कि उसके प्लान में रुकावट आ गई है। ये समीर है कौन? अनामिका ने काफी क्यूरियोसिटी से पूछा। हरीश को कोई आइडिया नहीं था और उसने कहा, बस इतना पता है कि वह यहाँ कोई बिग शॉट है और सब लोग उसके गुस्से और उसकी ताकत के बारे में बात करते हैं। वह एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है जो बहुत ही कम दिखाई देता है और एज आइलैंड उसी का है। उसके आदमी हमें घुमा रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयारी नहीं है, जिसकी वजह से हमने वह डील अभी तक पूरी नहीं की है। वह आइलैंड अनामिका के लिए एक खजाने के बॉक्स की तरह था, जहाँ सिर्फ उसे फायदा ही फायदा होने वाला था और उसे बहुत सारी वैल्यूएबल चीज भी मिलने वाली थी उसकी रिसर्च के लिए। फिर से नेगोशिएट करो उनके साथ और ऑफर बढ़ाने के लिए तैयार रहना। समझ गया बॉस। हरीश गाड़ी चला रहा था और फिर उसने रियर व्यू मिरर में देखते हुए आगे कहा, और हाँ बॉस, वह सेलर वह मेडिसिन देने के लिए तैयार हो गया है जो आप चाहती थी, मगर वह इंसिस्ट कर रहा है कि आपको पर्सनली आकर उसे पिक करना होगा। टाइम एंड प्लेस आज रात के 11 बजे डेमोनर रिंग रूम नंबर 11। अनामिका ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं आज रात अकेले ही जाऊंगी, तुम्हें खुद को इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। हरीश की प्रोटेक्टिव इंस्टेंस बढ़ गई थी। अगर वह अपनी बॉस के साथ खड़े रहकर कुछ कर सकता है तो वह किसी भी कीमत पर उसे मिस नहीं करना चाहता था। थोड़ा सा मनाने के बाद अनामिका ने फाइनली कहा, फाइन, बस तुम मुझे फॉलो करना और अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। नो प्रॉब्लम। हरीश अनामिका को होटल लेकर आया और इंसिस्ट करते हुए उसका बैकपैक रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे तक ले गया और जब वह सेफली अंदर चली गई उसके बाद ही वह सेटिस्फाई मुस्कुराहट के साथ वहां से चला गया। बॉस, मैं आपको बाद में पिक कर लूंगा, ओके। और वहीं दूसरी तरफ उसी शहर में एक अंधेरे कम रोशनी वाले बेसमेंट में चारों तरफ खून की बदबू आ रही थी और खून फैला हुआ था। एक आदमी को ऊपर रस्सी से लटकाया हुआ था और उसकी बॉडी पर बहुत सारे चोटे के और जलने के, काटने के निशान थे। चारों तरफ से खून निकल रहा था। वह लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले रहा था और छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा था, मगर फिर भी अभी तक कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। मिस्टर ओबरॉय, वह बोल नहीं रहा है। समीर के आदमियों में से एक ने आकर ऑप्शंस खत्म हो जाने के बाद उसके सामने कन्फेस किया। उन्होंने मारपीट और धमकी और टॉर्चर सब कुछ इस्तेमाल कर लिया था, मगर कुछ काम नहीं आ रहा था। वही एक लड़का डेंजरस चार्मिंग डेमोनोर के साथ चेयर पर पीछे की तरफ बैठा हुआ था और उसके लिप्स एक मर्सिलेस स्माइल में मुड़े हुए थे। वह उस चोट लगे हुए आदमी के सामने जाकर बैठा जिसे अब जमीन पर उतर गया दिया गया था और एक लोहे की रोड उसके घाव पर दबाते हुए अपने हाथ में पड़े हुए सांप से खेलते हुए इंडिफरेंटली बोला, तो फिर इसके जिंदा रहने की क्या जरूरत है जब ये हमारे किसी काम का नहीं है। उसके हाथ में पड़ा हुआ वह ग्रीन रंग का पाइथन फुफकार रहा था और उसकी जीभ आगे पीछे फ्लिकर हो रही थी और बहुत ही बुरी तरीके से वह उस चोट लगे हुए आदमी को घूर रहा था। वह एक रेयर म्यूटेशन था, वह जो मास प्रोटीन प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल होता था। कई सांप के अंडों को जुआ खेलने पड़ता था और फिर उन्हें काफी मेच्योरिटी के साथ बड़ा करना पड़ना था और बाद मुझे पता चलता था कि वह लोग प्रैक्टिकल और वाइब्रेट है या नहीं। उनकी रेयरिटी और हाई कॉस्ट न्यूट्रिशन की वजह से ऐसे पाइथन 3 लाख में मिलते थे और समीर के पास ऐसी ब्रेड के सांपों की का पूरा एक झुंड था जो जिन्हें वह पेट की तरह ट्रीट करता था और उनके साथ खेलते था। लगता है मेरा छोटा दोस्त काफी गुस्से में है, समीर ने कहा और अपना हाथ बैरियर की तरफ ले गया तो वह सांप तुरंत उसके हाथ से निकलकर रेलिंग में लिपट गया और अपनी जीभ आगे उस आदमी की तरफ करके फुफकारने लगा जैसे किसी भी सेकंड उस आदमी को काट देगा। ठीक उसी वक्त समय ने एक स्विच फ्लिप किया तो ढेर सारे इस तरह के गुस्सेल और जहरीले सांप ऊपर छत से गिरने लगे और बहुत ही बुरी तरह फुफकारते हुए तो उस आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगे। यह मरे उससे पहले इसका कुछ इस्तेमाल कर लेना या फिर अपने फायदे के लिए काम में आए तो मेरे दूसरे पैट्स को खाने में डाल देना, समीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, जैसे इंसान की जिंदगी उसके लिए कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी ना हो। और वही वह आदमी इतनी सारे सांपों को देखकर जमीन पर बैठ ही नहीं पा रहा था। बस इनसे कटवा कर इसे मरवा देना कुछ ज्यादा ही काइंड नहीं हो गया। समय को ऐसा फील हो रहा था कि वह इस आदमी कुछ ज्यादा ही आसानी से छोड़ रहे हैं। तो समीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, पहले मेरे इन छोटे छोटे दोस्तों को मजे कर लेने दो, फिर हम इसे पहाड़ से नीचे फेंक देंगे।
वह चोट लगा हुआ आदमी उन सांपों की खतरनाक फुफकार सचन रहा था और समीर की बातें जिसकी वजह से उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे और वह अंदर तक डर चुका था। पुराने वक्त से ही इंसानों के अंदर एक अजीब सा डर होता था सांपों को लेकर और इसी डर का समीर इस वक्त फायदा उठा रहा था। वह सांप पैटर्न के साथ आगे बढ़ने लगे और उसे आदमी के एंकल को एम करते हुए और भी ज्यादा लाउडली फुफकारने लगे। वह आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और उसने अपने पैर पीछे खींच लिए तो वह सांप अपनी टांग क्लिक करते हुए उसे फिर से अप्रोच करने की कोशिश करने लगे। और वही एक भयानक हंसी के साथ समीर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। फ्लिक्स ने मुझे बताया था कि वह डेमोन रिंग में होगा जब एक बार मैं उसके लिए वह काम कर दूंगा तो। इतना कहने के बाद आदमी रिक्वेस्ट करने ही वाला था कि उसे छोड़ दिया जाए मगर उसकी आवाज बीच में ही रुक गई क्योंकि सांप ने उसे बहुत ही सीरियसली काट लिया था जिसकी वजह से वह दर्द में चिल्ला रहा था। उसे नहीं पता था कि यह सांपों की ब्रिड जहरीले है या नहीं, लेकिन उसे पता था कि अगर वह कुछ बताया नहीं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी बताने के बावजूद उसकी मौत पक्की हो गई थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। माई मिस्टीरियस वाइफ इसके अगर आगे के एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल नेम माई मिस्टीरियस वाइफ इस चैनल पर 2600 मेंबर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो।